हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड पेपर सन 2024 का सेट नंबर 6। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे और इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो जो क्वेश्चन है 6 का, ईंधन सेल क्या होते हैं साधारण सेल की तुलना में? H2O2 ईंधन सेल के दो लाभ का वर्णन कीजिए। थोड़ा आंसर देखेंगे इसका। ईंधन सेल क्या होते हैं? ईंधन सेल ऐसे सेल जो ईंधन की दहन ऊष्मा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के दो लाभ हैं। क्या लाभ है बेटा? पहला लाभ है ईंधन सेल प्रदूषण मुक्त होते हैं, इसलिए इनका उपयोग वाहनों में प्रयोग के तौर पर किया जाता है। ठीक है बेटा, देखो जो ईंधन सेल होते हैं ना, इनमें प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। तो नया वाहन बनता है, उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, उसके लिए ईंधन सेल का सबसे पहले उपयोग किया जाता है ना। ईंधन सेल में ऊर्जा रूपांतरण की दक्षता साधारण सेल की तुलना में बहुत अधिक होती है। अब देखते हैं इसका सेकंड भाग। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। बेटा ये एक सेल दे रखा है, ये सेल डायग्राम सेल शो किया गया है। ठीक है, इसके में विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, अर्थात ईएमएफ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ई सेल की वैल्यू ये दी हुई है बेटा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड कैथोड की वैल्यू दी हुई है ये सब। अब हम निकालेंगे यहाँ पर ई सेल नॉट की। हम जानते हैं ई सेल नॉट इक्वल टू ई नॉट सी यू प्लस 2/cu नेगेटिव टाइम्स ई नॉट एम जी प्लस 2/mg। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो दोनों ही रिडक्शन फॉर्म में है, तो EC माइनस EA वाला फॉर्मूला लगा दिया है। ई सेल इक्वल टू क्या होता है बेटा? EC माइनस EA, मतलब कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड इसमें ये वाला होगा। देखो हम कैसे पहचानेंगे कैथोड कौन सा होगा बेटा? देखो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। तो कैथोड क्या है? यहाँ पे कॉपर हमारा कैथोड होगा। तो यहाँ पर कैथोड क्या रखा गया है? माइनस का ये रखा गया है। तो ये आंसर आया है 2.71 वोल्ट। ठीक है, चलो अब हम खा वाला क्वेश्चन देखते हैं। खा वाले क्वेश्चन में है, किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई सी अभिक्रिया का वेग है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है बेटा, तो पहले इतना ही देख लेते हैं हम लोग। देखो जैसे कि देखो मान लीजिए इसमें कोई भी केमिकल रखा हुआ है जिसकी हमें रिएक्शन करानी है। ठीक है बेटा, अब इसको मान लीजिए हीट कर दें। क्या करते हैं? हीट कर दें, ताप बढ़ा दें। जब इसमें ताप बढ़ाएंगे तो इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में टकराएंगे। आपस में क्या होंगे? वो टक्कर मारेंगे। जब आपस में टक्कर मारेंगे तो प्रभावी टक्करें होंगी, जिससे क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्या होगा बेटा? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है ना। देखो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, चाहे अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो या ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक के अणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जो प्रभावी टक्कर की संख्या होगी क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी, इसलिए अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलो इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में दे रखा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगा समय बताइए। दिया है log 2 इक्वल टू 0.3010 एंड log 8 इक्वल टू 0.9031। तो बेटा मैं आपको बताऊं, देखो इस टाइप का सवाल हर साल आता है, तो इस टाइप का सवाल आप तैयार रखना जरूर। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। गिवन दैट हमें दे रखा है कि क्या दे रखा है? t इक्वल टू 10 मिनट। ठीक है, तो बेटा देखो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होता है। मानिए t इक्वल टू 0 टाइम पर हमारा प्रोडक्ट कितना है? 0 बना हुआ है और रिएक्टेंट 100% है। लेकिन जैसे समय 10 मिनट बीता तो 20% प्रोडक्ट बन गया। कितना बन गया बेटा? 20% बन गया। 100 में से घट गया तो कितना जाएगा? यहाँ 80 रह जाएगा। 80% रहेगा नहीं रह जाएगा? ठीक है, यहाँ कितना जाएगा? 80। रिएक्टेंट कितना जाएगा बेटा? 80 रिएक्टेंट रह जाएगा। रिएक्टेंट कितना जाएगा? 80। ठीक है, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि 80% प्रोडक्ट अगर बन जाए, 80% अगर प्रोडक्ट बन जाए तो रिएक्टेंट कितना रह जाएगा यहाँ पर?
रिएक्टेंट कितना रह जाएगा यहाँ पर, रिएक्टेंट रह जाएगा यहाँ पर 100 माइनस 80। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो बेटा देखो, तो यहाँ पे दोनों एक ही अभिक्रिया तो है, तो दोनों के रेट कांस्टेंट समान होंगे, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t मतलब 10 मिनट, log r नॉट अपॉन r। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t 80% वाला समय। ठीक है बेटा, और log r नॉट अपॉन r। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 के बराबर होंगे, दोनों बराबर रख दो। ठीक है बेटा, तो हमने देखो रख दिया पॉइंट, ये हम दोनों बराबर रख दिया, तो ये चीज से ये चीज कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो इसको 1/10 log 100 अपॉन 100 माइनस 20, यह हो जाएगा 1/t 80 log 100 अपॉन 100 माइनस 80। ठीक बेटा, तो देखो 1/10 log 100 अपॉन 80, 1/t 80% log 100 अपॉन 20। ठीक, अब देखो बेटा क्या होगा, log 1/10 यहाँ पर देखो, यहाँ पे हो गया log 10 माइनस log 8 इक्वल टू 1/t 80, यहाँ हो जाएगा log 10 माइनस का log 2। ठीक है बेटा, तो 1/10 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 माइनस log 8 इक्वल टू 1/t 80, log 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस 0.3010। ठीक बेटा, तो और हमारे जो log 8 की वैल्यू दे रखी है, log 8 की वैल्यू हमने ये लगा दी फटाफट। ठीक, और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन की है, देखो हमारा जो आंसर आया है वो आया है t 80 आ गया 72.01 सेकेंड, या 72 सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर में थोड़ा आंसर गलत दिया हुआ है, ये बिल्कुल एक्यूरेट और सही आंसर है। ठीक है बेटा, चलो अगले हम देखते हैं क्वेश्चन अपना। और हाँ, हमारा जो आंसर है ना, यहाँ पे सेकंड में नहीं बेटा, मिनट में आएगा। क्या में आएगा, मिनट में आएगा, आंसर आएगा मिनट में, क्योंकि हमें सारी वैल्यू जो है मिनट में दी हुई थी, तो ये आंसर भी हमारा मिनट में ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे जो गा वाला है, गा का फर्स्ट है CrNH3 का होल 6 की पावर 3 पॉजिटिव अनुचुंबकीय है, जबकि निकल CN4 2 पॉजिटिव प्रतिचुंबकीय है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए इस बात के लिए बेटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Cr जो है इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, तो देखो Cr का बेस से जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो क्या आता है 3d5 4s1। ठीक है, ये तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर Cr+3 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3d3। ठीक, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पूछा है ये अनुचुंबकीय है क्यों, तो सीधी सी बात है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए अनुचुंबकीय है ये। ठीक है, लेकिन इसको हमें क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत से समझाना है, तो थोड़ा और देख लेते हैं, और क्या है, बस यहीं से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे जो लिगेंड भैया हैं वो अटैक करेंगे, लिगेंड भैया क्या काम करेंगे, अटैक करेंगे। यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NH3। ठीक है, तो जब अटैक करेंगे बेटा, तो हमारा यहाँ से क्लियरिटी आ रही है, यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर अटैक करेंगे, अगर आप दिखाना चाहेंगे, आप कहेंगे सर अटैक कर रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसका फर्क भी दिखाना चाहेंगे भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हमारा वही आंसर आएगा जो भी आ रहा है। ठीक है, कैसे आएगा देखो बेटा, इस चीज को भी समझो थोड़ा सा तुम जरा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, तो ये वाला कूद के कहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो फिर भी बचेगा अनपेयर्ड वाला, तो ये क्या होगा बेटा, ये अनुचुंबकीय ही होगा। ठीक है, और ये जो है ये कैसा है, अनुचुंबकीय है नहीं, इसको हम देखते हैं बेटा, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ये आ रहा है, तो ये यहाँ जाके तो ये चला जाएगा, तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी बेटा। जब पेयरिंग हो जाएगी तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, है ना। तो हम कह सकते हैं इस क्वार्टज कंपाउंड में Cr+3 का 3d ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा, और ये वाला कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है ना, तो बस मैं समझा दिया, पढ़ लेना तुम चाहो तो इसको। और चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित उपसर्जनियों के IUPAC नाम दीजिए बेटा। इसका मैं IUPAC नाम देना है, इसका नाम होगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम डाई एक्वा। ठीक है, पोटेशियम डाई एक्वा, उसके बाद आएगा ऑक्सलेटो। ठीक है बेटा,
यहाँ पर ना हम डाई ऑक्सीलेटो लिखेंगे, बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीलेटो दिए हुए हैं ना। तो बेटा यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डाई डाई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं बेटा अगला नाम, ये है प्लेटिनम ClNO2NH3 का होल 4SO4। तो बेटा यहाँ पर देखो, क्लोरो सबसे पहले आया, क्लोरो नाइट्रो टेट्रा एमीन प्लेटिनम थर्ड सल्फेट, थर्ड नहीं फोर्थ सल्फेट। ठीक है बेटा, अगला है हमारा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड से आप क्या समझते हैं, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्ण कीजिए। बेटा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, या ऐसे बायोमोलिक्यूल जो आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करते हैं और अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखते हैं बेटा हम लोग, तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला ये है प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना की व्याख्या कीजिए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन में अमीनो एसिड एक विशिष्ट क्रम में अटैच्ड होते हैं या लगे होते हैं तो इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। जैसे ये बेटा आपका देखो, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं विशिष्ट क्रम में, तो बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, ठीक है, विशिष्ट क्रम में लगे हुए हैं। बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेटा हाइड्रोजन, यहाँ से देखो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, और हमारा आकर के यहाँ पे ये ऐसा बना है। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो कंटिन्यू दिखा सकते हैं, कंटिन्यू को साइन लगा देते हैं हम लोग, कंटिन्यू को चाहे ऐसे साइन लगा सकते हैं ऐसे करके, तो हमारा ये कंटिन्यू दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड की चेन प्राप्त होगी, इसमें अमीनो एसिड एक क्रम में लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एसिड। ठीक है, प्राइमरी अमीनो एसिड। और सेकेंडरी अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड की चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर। देखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट हैंडेड स्टेप से होता है और राइट हैंडेड स्टेप से होता है। ठीक है बेटा, बीटा शीट स्ट्रक्चर की बात करें तो बीटा शीट स्टेप से होता है, और बीटा शीट स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।